नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पर। यहां आपको फैक्ट्स मिलते हैं, यहां आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, यहां आपको तीसरी शक्ति के हुए प्रकोप के बारे में जानने को मिलता है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाली कि नितिन तुम ये सुनील, सुधीर, महेश और ये पूनम के बारे में क्या बता रहे हो, कौन है ये सब। किसी के बारे में आपको पता हो या ना हो, लेकिन इस पूनम के बारे में पता होना जरूरी है। पहले ट्रेलर, फिर शुरू करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी अपनी जो बात है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ऐसा ही इस सुधीर के साथ हो रहा है। अब होता क्या है कि सुधीर, आपको पता है कि दुर्घटना की वजह से हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा होता है। तो सुनील के मम्मी पापा आते हैं, भाई आते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चे के साथ जो परेशानी हुई है, कोई इसमें मतलब गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। ठीक है, हमने आपने जो पैसा कहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही जमा कर दिया है। बच्चा एकदम खुशी खुशी और सुरक्षित हॉस्पिटल से हमें घर चाहिए। डॉक्टर ने कहा आप चिंता ना करिए, कुछ हाँ फ्रैक्चर हैं, वो सब धीरे धीरे सही होगा, लेकिन हाँ बच्चे को अब हमने एक तरह से कंट्रोल में ले लिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये सुना ना कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो हर किसी के मन में से एक बहुत बड़ा भार कम हो गया। लेकिन अभी समस्या है, कॉलेज में भी अब धीरे धीरे सबको खबर हो गई है। सुधीर को आज हॉस्पिटल में 2 दिन हो गए हैं और इसके साथ इन दोनों में से कोई हमेशा रहता है, या तो सुनील रहता है या महेश रहता है। ठीक है, और रात को तो हमेशा सुनील ही रुकता है हॉस्पिटल में, क्योंकि महेश को थोड़ा डर लगता है। उसका डर लगना सही भी है, क्योंकि वो कई बार कुछ बताना चाहता था, वो बता नहीं पाया। एक बार सुनील रात में रुका हुआ था, सुधीर की एकदम से आंख खुलती है और वो एक तरह से छटपटाने लगता है, मतलब परेशान सा होने लग जाता है। सुनील भाग कर जाता है, डॉक्टर को बुलाकर लाता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि परेशानी कोई नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी इसे दिक्कत क्या हुई है हमें समझ नहीं आया। तो उसे दोबारा से नॉर्मल करते हैं डॉक्टर साहब और वो आराम से दोबारा सो जाता है। ये मानो कि जब जब सुनील को आदत है, जब भी रात में रुकता है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जब भी वो शुरू करता है वहां बेचैनी बढ़ जाती है। तो सुनील ने खड़े होकर सुधीर से गुस्से में ये बोला कि तू पाठ करने देगा या नहीं देगा, क्या परेशानी, आराम से लेटता क्यों नहीं है? अरे यार अब तू ठीक है, 1 हफ्ते में अब घर चलेंगे, 2 दिन हो गए तेरी वजह से, दोनों दिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाया हूं, अब शांति से लेटा रहे। क्योंकि आपको भी पता है कि सुनील को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसने जैसे ही दोबारा पाठ शुरू करा, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तभी उसने दोबारा चटपटाना शुरू कर दिया। सुनील फिर से गुस्से में उठा और सुधीर के पास जाकर बहुत ही गुस्से में बोला, तू पाठ करने देगा या नहीं? तो सुधीर ने बहुत ही आराम से धीरे से बोला, नहीं करने दूंगी, पाठ नहीं करने दूंगी। सुनील को समझ नहीं आया। सुनील हंसने लगा, अच्छा तू पाठ नहीं करने देगी, तू लड़की है? तू लड़की है? सुधीर तेरे सिर पे चोट नहीं आई कि तेरी याददाश्त चली गई हो, अब शांति से लेटा रहे और मुझे पाठ करने दे। वापस सुनील जैसे ही पाठ करना शुरू करता है, सुधीर एकदम सीधा खड़े होकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुझे समझ नहीं आ रही, आखिरी बार बोल रही हूं, ये सब यहां मत कर और निकल यहां से। यहां सुनील आप जानते हो कि बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सुनील खड़ा हुआ सुधीर के ऐसे रखता है छाती पर हाथ और उसे जबरदस्ती बेड पे लेटा देता है और बोलता है, अगर तूने और बदतमीजी करी ना तो यहां तेरे 3-4 दिन और बढ़ा दूंगा मैं। अभी ये हाथ ठीक हुआ है ना, इसे तोड़ दूंगा फिर से, ड्रामे मत कर। तो वो क्या बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने कहां हाथ लगाया है मुझे? सुनील फिर से हक्का बक्का रह गया, क्या बोल क्या रहा है? तो सुधीर बोलता है कि किसी भी लड़की के तुम ऐसे छुओगे और वो बर्दाश्त कर लेगी, शर्म नहीं आती तुझे? और ये सब वो किसी और ही आवाज में बोल रहा है। सुनील हंसने लगा और बोलता है कि तू कर जितने ड्रामे करने, आज हनुमान चालीसा का पाठ यहीं होगा। जैसे ही उसने दोबारा शुरू करा सुधीर को देखते हुए और ऐसे खड़ा हो गया सुधीर के पास
और उसने शुरू करा दोबारा से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब इतना ही बोला है, तभी डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप पेशेंट को आराम से सोने क्यों नहीं देते, इतनी देर से यहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्या कर रहे हो आप, निकलो यहां से। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला, सुधीर हंसने लगी, सुधीर हंसने लगा। और इसकी ये हंसी एक तरह से उसे चिढ़ा रही थी। कर लिया पाठ, पड़ गई शांति, मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा तू। सुनील बाहर बैठा है अब, और कमरे के अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं, सिर्फ सुधीर है। सुनील ने हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा तो वो सो रहा है। जैसे ही दरवाजा बंद करता है, फिर से कुछ मतलब एक तरह से कुछ जैसे कोई मेज खींच रहा हो, या नाखूनों से किसी शीशे पे या क्या कहते हैं गत्ते पर इस तरह से कर रहा हो, ये आवाज आ रही है। मतलब कुछ कोई अपने नाखून पहने कर रहा है, ये मान लीजिए। अब ये रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुनील बाहर चाय पीने गया था, वापस आता है तो सुधीर के कमरे के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। मन में एकदम डर बैठ गया, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, ये हुआ क्या, इतनी भीड़ कैसे लग रही है। वो सुधीर के लिए भी कुछ फल फ्रूट लाया था, वो सब फेंक कर भागता हुआ जाता है कमरे पर, देखता है कि सुधीर बैठा हुआ है और सब लोग उसके आसपास एक तरह से उसे घेरे हुए खड़े हैं। उसके मम्मी पापा, सुनील के मम्मी पापा, महेश है उसके भी मम्मी पापा आए हुए हैं। तो सुनील पूछता है कि हुआ क्या है, आप सब यहाँ पर, क्या सब कुछ ठीक तो है। तो सुधीर बहुत ही अजीब और मतलब एक डरावनी सी आवाज में बोलता है कि इसने छुआ था मुझे। अब सभी लोग सुनील की तरफ देख रहे हैं और सुनील कहता है कि हुआ क्या है, कोई बात बताएगा। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपने हमारे पेशेंट के साथ बदतमीजी करी है, इतनी स्क्रैचेस, मतलब ये आपने क्या मारा, क्या नखून है, क्या है ये। तो देखते हैं कि सुधीर की पूरी बॉडी पे नाखूनों के निशान हैं, बहुत ज़्यादा, गले पर, चेस्ट पर, पैर पे, कमर पे, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां उसके चोटें ना लगी हों। तो सुनील कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं क्यों करूंगा, भाई मेरा भाई है, मैं इसको परेशान करूंगा। हाँ, गुस्सा आया था रात को क्योंकि मैं पाठ करने वाला था और इसने मुझे पाठ नहीं करने दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ही यहाँ पर हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, ये तो बेचारा पेशेंट है, ये परेशान है और आप इसे टॉर्चर कर रहे हो। अब किसी को नहीं दिख रहा कि सुधीर सुनील की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, और सुनील को इशारे से अपनी तरफ बुलाता है कि मुझे आपके कान में कुछ कहना है। सुनील उसके पास जाता है और जैसे ही कान आगे करता है तो बोलता है कि पाठ तू अब मेरे सामने तो कभी कर नहीं पाएगा। रही बात सुधीर की, इसे तो मैं ले ही जाऊंगी, तुझ पे जो होता हो तू कर ले। सुनील 2 कदम पीछे हटा और अपनी भाभी को देखा और बाहर निकल गया। भाभी कुछ ये मान लीजिए कि सुधीर को देखकर आभास लगा चुकी थी कि समस्या ये सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। बाहर आती हैं और देखते हैं कि सुनील रो रहा है। भाभी बोलती हैं इसने क्या बोला है। फिर सुनील ने रात में सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, बाबा को याद करता हूँ तो ये छटपटाने लगता था और मैं पाठ नहीं कर पाया, बाहर बैठ के मैंने हनुमान चालीसा करी है, अंदर जैसे ही शुरू करता हूँ इसके साथ कुछ खेल शुरू हो जाता। तो भाभी कहती हैं कि ये हॉस्पिटल के बस की बात नहीं है, फिर तो एक बार ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए फिर किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, ये डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है। आपको ये अंधविश्वास लग रहा होगा तो आप डिसलाइक करके निकल सकते हो, लेकिन जिनके साथ ये बीतती है उन्हें पता है कि कोई घर, कोई दर, कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जाता जहां से थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण दिखती है कि आपको तीसरी शक्ति से ये पंडित जी बचा सकते हैं। तो कितनी भी दूर हो आदमी सफ़र करके, ट्रैवल करके वहां तक पहुंचता है, क्योंकि ये एहसास ही रोंगटे खड़े कर देता है। और उसके साथ तो ऐसा हो रहा है। और जो आप ये सोचते हो ना कि आवाज़ कैसे बदल गई, आंखों का कलर कैसे बदल गया, ऐसा वैसा, तो ये खेल तुम रियल में देखोगे। एक बार मेहंदीपुर बालाजी हो आओ और सिर्फ उस समय तक रुकना जब खेल हो रहा हो, फिर तुम्हें पता पड़ेगा
कि ये ड्रामा है कि ऐसा होता है। अब यहाँ जो सुनील की भाभी हैं वो अपने हस्बैंड को और सबको ये बात बताती है कि इसके साथ समस्या कुछ और है। इनके ही कॉलेज में एक लड़की है पूनम, जिसकी शादी तय हो गई और ये उसके घर गए थे और वहाँ से मिठाई खा कर आए हैं और वो लड़की कुछ विद्या जानती है। ये नहीं कहा कि वो कौन है या वो गलत कर रही है। देखिए, जो तांत्रिक होते हैं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गलत करते हैं ना, जैसे ब्लैक मैजिक होता है ऐसे वाइट मैजिक भी होता है। ठीक है, इंसान है तो शैतान है, हर कोई एग्जिस्ट करता है आप लोगों के और हम लोगों के बीच में। तो इस परेशानी से बाहर लाने के लिए भी आपको विद्या की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सामान्य ज्ञान नहीं है। ये समझ रहे हो? इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत ही तप करना पड़ता है, बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, इतना विनम्र बनाना पड़ता है कि जिसका आप पर किसी भी इंसान का कोई प्रभाव ना पड़े। यानी अगर आपको गलत बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, तो आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि इस विद्या का शायद गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन भगवान सबको देखते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सबको पता पड़ता है कि सुधीर के साथ कुछ ऐसी समस्या है, तो गलती से डॉक्टर साहब को कोई इस तरह से बता देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब नहीं होता है, जो आप सोच रहे हो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब साइंस कभी नहीं मानती है। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप यहाँ क्यों लाए हो बच्चे को? किसी मंदिर ले जाओ, कोई पंडित जी या कोई मौलवी, उनके पास जाओ, आप यहाँ क्यों आए हो? हम साइंस को प्रायोरिटी देते हैं, अंधविश्वास को नहीं। और डॉक्टर साहब नाराज़ होकर चले गए। लेकिन ये जो सुनील है ना, इसे किसी की भी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इसके दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। वो गुस्से में जाता है, डॉक्टर साहब के कंधे पे पीछे से हाथ रखता है और बोलता है कि आप बस ये बताओ कि इसे आज ले जा सकते हैं या नहीं। आपकी तरफ से ये ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम वापस कैसे लेकर आएंगे अपने दोस्त को। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिर्फ आज रख सकते हो, कल आप ले जा सकते हो, अब नॉर्मल है। और हाँ, ये जो इसके हाथ में या पैर में फ्रैक्चर है, इसमें समय लगेगा। हमने प्लास्टर तो कर दिया है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, हम कल अपने दोस्त को यहाँ से ले जाएंगे। अब यहाँ महेश कहता है कि सुनील आज तू चला जा, मैं रुकता हूँ। और सुनील वास्तव में रुकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो ये विश्वास नहीं करना चाहता कि ऐसा इसके दोस्त के साथ हो रहा है। वो बहुत गुस्से में है। अपने घर आता है और सभी से कहता है कि क्या मैं मेरठ अभी निकलूं? एक बार उसकी मम्मी को बताऊं तो सही कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कहीं आपकी कुछ बेटी तो ये सब नहीं कर रही। तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा रात हो गई है, सुबह जाना, पहले सुधीर को घर आ जाने दो। अब महेश वहां सुधीर के साथ रुका हुआ है और रात में सुधीर करीब 2:45 बजे छटपटाने लगता है। महेश एकदम उसके पास आकर बैठता है और बोलता है कि यार ठीक है, क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं? तो उसने कहा नहीं, भूख लग रही है। उसने कहा यार क्या लाऊं, अब खाने को यहाँ पर तो कुछ है नहीं, एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल की जो कैंटीन है वहाँ से कुछ देख कर लाता हूँ। तो बोलता है लड्डू ले आ, भूख लग रही है, लड्डू ले आ। तो महेश हंसने लगता है और बोलता है कि अबे लड्डू कहाँ से लाऊं, अब रात में कौन से हलवाई को बुलाकर भाई तेरे लिए लड्डू बनवाऊंगा मैं? तो सुधीर बोलता है कि ये किसी का जो ये टिफ़िन रह गया है यहाँ, इसमें लड्डू है, मैंने देखे थे। उसने कहा ये किसी नर्स का टिफ़िन हो सकता है यार, ऐसे नहीं खोलते, कह खोल ले, इसमें से जो एक लड्डू है वो मुझे बस दे दे। उसने कहा पहली बात, अगर किसी सिस्टर का यहाँ पर ये लंच बॉक्स रह गया है यार, तो तूने कब देख लिया उठकर? तू यहाँ से उठकर कब गया? तेरे पैर में फ्रैक्चर है, झूठ बोल रहा है। उसने कहा लड्डू है, और वो अब परेशान हो रहा है, छटपटा रहा है सुधीर। तो उसे एक बार कहा है ना कि इसमें लड्डू है, तो देता क्यों नहीं है? महेश बहुत जल्दी डरता है और सीधा ये वही सोचने लगता है जो फिलहाल आप सोच रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? महेश डरता हुआ जाता है, हड़बड़ाता हुआ, कभी टेबल में टकरा रहा है, कभी कहीं टकरा रहा है। और जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलता है, वास्तव में 3-4 लड्डू, कुछ मट्ठी वगैरह पड़ी थी। अब सुधीर उसको देखकर ये मानो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी किसी भी प्यारी वस्तु को देखकर होता है, खिलखिलाकर खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। उठकर खड़ा होता है और आराम से चलता है वो जिसके पैर में फ्रैक्चर है।
प्लास्टर जिसके हो रहा है वो बिना सहारे के चलता हुआ आता है। और महेश बस इस तरह से टिफिन पकड़ के खड़ा है, ना कुछ बोल पा रहा है और ना वहां से भाग पा रहा है। वो आता है, दोनों हाथों से लड्डू खाता है और आराम से जाकर लेट जाता है। अब यहां लेटे लेटे बस हंस रहा है और फिर ताली बजाने लग गया। अब ये जो तालियों की आवाज है सुनकर डॉक्टर साहब वगैरह सब आते हैं भागते हुए। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं तो यहां महेश ताली बजा रहा था और सुधीर सो रहा है। ये जो खेल खेल रही है ना वो, अब इसमें सब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब यहां इतना गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि यहां पेशेंट सो रहा है और ये क्या ड्रामे कर रहे हो, निकलो यहां से बाहर। मतलब इस बेचारे के सारे दोस्त इतने बेवकूफ़ हैं। एक वो था जो कि चिल्ला रहा था, एक ये है जो तालियां बजा रहा है। अरे रात के 3 बज रहे हैं और जब उसे ले जा रहे थे तभी सुधीर करवट बदल के सिर्फ उसे ऐसे घूर घूर कर देखता है, ठीक है, और हाथ से इशारा करता है। डॉक्टर साहब को बोलता है महेश कि मेरा दोस्त 1 मिनट मुझे बुला रहा है। डॉक्टर साहब पलट कर देखते हैं तो वो सो रहा है। कह रहे हाँ, सोते सोते उसने तुम्हें इशारा कर दिया, निकलो बाहर। और बाहर आने के बाद वो रूम बाहर से उन्होंने चटकनी से बंद कर दिया कि अंदर नहीं जाओगे जब तक सुबह नहीं होगी, ठीक है, और सुबह तुम्हारे फ्रेंड को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये जो भी तुम्हारे को ये हरकतें करनी है ना, घर जाकर करना, और रूम खुलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर तुमने दोबारा रूम खोला हम आपके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं नहीं, वो ताली बजा रहा था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो चलकर आया था मेरे पास, ठीक है, और उसने जो सिस्टर का वहाँ लंच बॉक्स रह गया था उसमें से लड्डू भी खाए हैं। अब एक सिस्टर वहाँ खड़ी थी, उसने कहा कि मेरे टिफ़िन में लड्डू नहीं है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, जो मेरा वो टिफ़िन अंदर रखा है हम ये सब नहीं खाते, मेरा उसमें सर नॉनवेज है। और ये जो तीनों दोस्त हैं ना, ये प्योर वेजिटेरियन है, ये अंडा तक नहीं खाते। उसने कहा अरे तुम क्या झूठ बोल रही हो सिस्टर, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, उसमें 3-4 लड्डू हैं, मट्ठी है। तो उसने कहा सर आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि नींद में हो, इसी वजह से कुछ भी बोल रहे हो, आप जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ। कोई विश्वास नहीं कर रहा है महेश की बात पर, आप भी नहीं कर रहे होगे, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन अभी जो आगे होगा ना इसके बाद विश्वास हो जाएगा। अब यहाँ सुधीर को डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन महेश डरा हुआ अभी भी हॉस्पिटल के बाहर बैठा अपने दबंग दोस्त का इंतजार कर रहा है, यानी सुनील का। जैसे ही सुनील को देखता है साइकिल से आते हुए, वो भाग कर जाता है और सुनील के गले लग जाता है। बोलता है कि भाई कोई तो गड़बड़ है। सुनील बोलता है कि बात क्या है यार, सुधीर ठीक है? उसने कहा सुधीर तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, मतलब जो मेरे साथ रात हुआ है। सुनील ने कहा कि हुआ क्या है रात को? महेश ने सारी बात बताई। सुनील इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कुछ है। अब यहाँ सुधीर अपने घर आ चुका है। महेश को और सुनील को सुधीर के घर वाले बोलते हैं कि बेटा आप कॉलेज जाओ और जो भी नोट्स हैं ना बच्चे को घर पे ही दे देना। उसने कहा आप चिंता ना करो, टेंशन ना लो कॉलेज की, तो हम नोट्स इसके घर तक ही लाएंगे और इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी, ठीक है, आप बस इसका ख्याल रखो। अब ये दोनों अगले दिन कॉलेज आए हैं और कॉलेज में आई है पूनम भी। आज वो एक तरह से बहुत खुश है। अब ये जो दोनों दोस्त हैं सुनील और महेश कैंटीन में बैठे हैं, परेशान हैं। तभी वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो हर किसी से पूछा जा रहा था। एक लड़का जिसका अनुराग नाम था, उस लड़के का अनुराग, हर किसी से पूछ रहा था आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, जिसका जो मन है कैंटीन में ऑर्डर करो, सबकी पेमेंट आज मैं करूँगा। एक तरह से मतलब खुशी का सा माहौल था, लेकिन ये दोनों परेशान हैं। ये अनुराग को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं यार बस चाय पिलवा दे। इन दोनों के लिए चाय बोलता है, तभी इनके आगे वाली बेंच पर पूनम बैठी होती है। उससे पूछता है कि पूनम तुम क्या लोगी बताओ, मतलब कैंटीन में आज हर किसी को मेरी तरफ से पार्टी है। पूनम कहती है नहीं, मैं आज मेरी इच्छा सी नहीं है, मैं भी चाय पी लूँगी क्योंकि रात मैंने मीठा कुछ ज़्यादा खाया है। तो वो बोलता है कि क्यों, कहीं शादी वादी में गई थी?
तो कहती है नहीं, 3-4 लड्डू खाए थे। और जैसे उसने लड्डू बोला, महेश चाय छोड़कर कैंटीन से बाहर चला गया। और जब वो जा रहा था तो सुनील को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा, लेकिन सुनील किसी से वहाँ बात करने के लिए रुका था। आप भी जानते हो वो डायरेक्ट बात करने वालों में से है। और जब वो जा रहा था तो पूनम उसे इस तरह से देख रही थी कि तेरे बस की नहीं है कुछ भी जो मैं कर रही हूं उसके बीच में आना। वो जैसे ही बाहर निकला है, पूनम बड़ी तेज आवाज में कैंटीन में बैठे बैठे उन दोनों को एक तरह से एक मैसेज पास करती है, वो भी चिल्लाकर। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ सपने में आकर चिट्ठी पहुंचाकर, बोलकर वो मैसेज भेजती है उन दोनों को। वो रूम से दोनों बाहर निकल ही चुके हैं, कैंटीन से दोनों बाहर निकल ही चुके हैं, तो पीछे से क्या आवाज सुनते हैं, पाठ नहीं हुआ तेरा, एक ही लाइन पे अटक गया तू तो। और वो हंसने लगी। सुनील पलटा गुस्से में और जैसे ही कैंटीन की तरफ जाने लगा, महेश ने उसको कॉली भर कर रोका और बाहर ले गया और बोलता है कि भाई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते यार, तू समझता क्यों नहीं है। तो सुनील ने कहा ये सब कैसे जानती है, सब कुछ कैसे बोल रही है, तूने बताया कल उसके साथ परेशानी हुई है, उसने लड्डू खाया था और यही वो बात बोल रही है। मैं उस दिन जब पाठ कर रहा था नहीं कर पाया अंदर, वही बात ये बोल रही है, ये कैसे जानती है। अभी मेरे घर चल। अब ये दोनों सुनील के घर आते हैं, भाभी को सारी बात बताते हैं। अब भाभी कहती हैं कि सुधीर की फैमिली से बात करके हमें सीधा मेहंदीपुर बालाजी निकलना है, ठीक है, इस बच्चे का इलाज वहीं होगा। अब मुझे नहीं पता ये इनकी बातें पूनम तक कैसे आ रही हैं। सुनील के घर से कोई भी सदस्य पूनम को जानता नहीं है, उसके घर जाकर उसे बताएगा नहीं, लेकिन पूनम तक ये बात कैसे आ रही है। अब यहाँ सुधीर हॉस्पिटल से घर आ चुका है, लेकिन देखिए जो होनी है वो बहुत बलवान है। इनके घर 3-4 मकान छोड़कर ही एक परिवार है, वो रहते थे। वो आए इनके पास और बोलते हैं कि वैसे स्थिति तो इस समय ऐसी नहीं है, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बिटिया की शादी आपके बेटे से चाहते हैं और हमारी बिटिया डॉक्टरी कर रही है। अब यहाँ सारा परिवार जो कि एक परेशानी में था, एक तरह के सदमे में था, वो एकदम से खुशी की लहर में आ गया। मतलब घर में एकदम से खुशी आ गई कि बेटे के चोट लगी है, लेकिन रिश्ते की बात आई और बिटिया बहुत प्यारी है। घर वाले तो ये मानो कि ये एक परेशानी का दौर है जिसके अंदर एक बहुत प्यारी सी खुशी की किरण आ रही है और लड़की का नाम भी किरण है। और ये जो बात है, सुधीर सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि मेरी शादी तय हो रही है, हो गई है, ये मान लो। वो दोनों आते हैं शाम को सुधीर से मिलने, और इस बार सुनील के साथ उसकी भाभी भी आई हैं और महेश के साथ उसके पापा हैं, और ये सब बैठे होते हैं अंदर और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, सब बस मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सुधीर की फैमिली वाले। अब ये सब परेशान हैं कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कोई तो बात है। तो सुनील कहता है कि अरे अंकल आंटी बताते क्यों नहीं हो, कोई तो ऐसी बात है जो कि आपके पेट में हजम नहीं हो रही, क्या है, सब कुछ ठीक है या सुधीर ने कुछ करा, आप बताओ, हम इसके नोट्स वगैरह तो ले आए हैं। तो वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे इस शैतान दोस्त की शादी तय कर दी है। अब इतना सुनते के साथ ही महेश और ये सुनील बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शादी है या शादी हो रही है तो वो जो समस्या है ना मेरठ वाली, वो अपने आप ही हट जाएगी। बहुत खुश हैं कि इसका पीछा छूटेगा, उसको बुद्धि आएगी, पूनम रास्ते पे आएगी। मतलब इनके दिमाग में गलतफहमियां चल रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये दोनों भागे भागे जाते हैं अपने दोस्त के पास और उसे बधाई देते हैं और पूछते हैं कि भाभी का नाम क्या है। वो बताता है किरण नाम है और डॉक्टरी कर रही है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार कि ऐसे किसकी शादी तय होती है। मैं अभी बेड पे पड़ा हूँ, मतलब अभी मेरा पैर ठीक नहीं है, तो मैं घोड़ी पे कैसे चढ़ूँ, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी हंसी मजाक चल रहा है, तभी उसकी सुधीर की मम्मी आती हैं, इन दोनों बच्चों का मुंह मीठा कराती हैं। तभी सुनील पूछता है कि अच्छा भाभी है कहाँ से। तो उसकी मम्मी बताती है यही 3-4 मकान छोड़कर जो आगे रहते हैं ना, मतलब कौशिक जी, उनकी बेटी है। तो वो कहते हैं ये तो अभी शिफ्ट हुए हैं ना, कुछ ही दिन पहले। हाँ हाँ, अब ये लड्डू खाते खाते बातें चल रही हैं। महेश कहता है कि वैसे ये कौशिक जी पहले कहाँ रहते थे, क्योंकि भाभी को हमने कभी देखा नहीं है, हमारे कॉलेज में है भी नहीं कि हमें ये भी नहीं पता। तो मम्मी बताती है कि मेरठ से आए हैं।
मेरठ से आए हैं और मेरठ में जिस जगह का ये नाम लेते हैं वहीं पर पूनम भी रहती है। अब कमाल की बात बताऊं, जैसे सुधीर के दोनों दोस्त महेश और सुनील इससे मिलने आए हैं, बधाई देने आए हैं शादी की, ऐसे ही वहाँ होने वाली जो भाभी हैं किरण, इनकी बेस्ट फ्रेंड इन्हें बधाई देने आई है, जिसका नाम पूनम है। अच्छा, आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आती है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। होता क्या है कि ये जो पूनम है ये भाभी से, मतलब कि उनसे, किरण से मिलकर ये कहती है किरण की मम्मी पापा से कि भाई मैं तो अपने होने वाले जीजू को मिलने जाऊंगी, कौन सा घर है आप बताइए। तो वो बता देते हैं कि 3-4 मकान आगे ही है। अब यहाँ इनके घर पर सुधीर के साथ सुनील भी है, उसकी भाभी हैं, महेश है और उसके पापा हैं, और बाकी सुधीर के मम्मी पापा तो हैं ही। जाकर गेट खटखटाती है पूनम, जो कि बहुत दूर रहती है, मेरठ, ठीक है। वहाँ से इसका खेल आप जानते ही हो, और ये अब घर में आ रही है। उसकी मम्मी नीचे आती हैं सुधीर की और गेट खोलती हैं और पूछती हैं, हाँ बेटी आप कौन, कैसे, कहाँ से आए। तो उसने बताया कि मैं किरण की बेस्ट फ्रेंड हूँ आंटी जी, और मैं अपने होने वाले जीजू से मिलने आई हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है मुझे बताया किरण ने कि उनके काफ़ी चोट आई थी हॉस्पिटल में। अब ठीक है, उन्होंने कहा अब ठीक है, ऊपर है, जाओ मिल लो। अब यहाँ बेचैनी बढ़ रही है पूनम की बहुत ज़्यादा, कि आज पहली बार इनके घर आई हूँ जहाँ मुझे बहू बनकर आना है। समझ रहे हो आप अभी क्या खेल होने वाला है। अब उसके धीरे धीरे जो कदम ये बढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, अंदर सुधीर के कमरे में सुधीर के साथ हल्की हल्की बेचैनी शुरू हो जाती है, और इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग जाओ यार यहाँ से, अब मुझे फ़िलहाल सोना है, जाओ यहाँ से चलो। सुनील कहता है आराम से बात कर, अच्छा शादी तय हो गई तो अब हम दोनों दोस्तों से मतलब ही नहीं है तेरे को, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, क्यों जाएं हम यहाँ से। जैसे ही सुनील बोलता है कि क्यों जाएं हम यहाँ से, तभी पूनम दरवाज़ा खटखटाती है इनका, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तो आप दोनों को जाना पड़ेगा। अब इन तीनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची है। इन्हें नहीं पता कि भाभी की दोस्त है इसलिए आई है। सुनील गुस्से में उसे बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ तक आने की, बाहर निकल यहाँ से अभी। तो वो बोलती है कि मुझे बाहर निकालोगे, कौन निकालेगा मुझे बाहर, आंटी जी। वो जैसे ही तेजी से आंटी जी बोलती है, नीचे से सुधीर की मम्मी आती हैं सीढ़ियाँ चढ़कर और बोलती हैं कि हाँ बेटा बोलो, कि ये मुझे जीजू से मिलने नहीं दे रहे, ये कैसे दोस्त हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, मतलब मैं देखो बिना मिले नहीं जाऊंगी। अब यहाँ जो मम्मी है सुधीर की, वो डांट के इन दोनों को कमरे से बाहर कर देती है कि ये कोई तरीका है, मतलब बिटिया अगर आई है अपने जीजू से मिलने, तुम दोनों निकलो, चलो बाहर, अभी बहुत सारा काम है, शादी का तैयारियां करनी है, निकलो दोनों बाहर। तो सुनील बोलता है कि आंटी आप सुनो तो सही मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूनम है, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है, और अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आप पहले मेरी बात सुन लो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ सुधीर अपने होशो हवास में नहीं है, ये मान लो। वो वही बोल रहा है जो कि पूनम बुलवा रही है। सुधीर बोलता है कि तुम दोनों को बस काम से बचना है ना, जाओ चलो, और कोई परेशानी नहीं है यार, जाओ, मैं ठीक हूं। उसे बाहर करना था। ये दोनों नीचे आते हैं और सुनील भागता हुआ आता है अपनी भाभी के पास और भाभी से धीरे से बोलता है कि ये वही पूनम है जो हमारे घर में आई है, जो कि मेरठ में रहती है। भाभी ने आव देखा ना था, वो सीधा ऊपर जाती हैं और पूनम से कहती हैं कि बिटिया 1 मिनट, तुमसे एक बात करनी है, और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती नीचे लेकर आती हैं। और ये बालाजी की बहुत बड़ी भक्त है, इन पर खेल करना पूनम के बस की बात नहीं है। पूनम छटपटाने लगती है जब वो हाथ पकड़ती है भाभी, और ये बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे बात करनी है इनसे, आप ये क्या तरीका है, आंटी जी आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा सब कुछ जानती हूं तेरे बारे में, पहले तो नीचे आ और वहां चल के बैठ के बात करेंगे।
और उन्होंने आप देखा ना ताब जो उनके घर में एक छोटा सा कमरा है पूजा वाला, उसका दरवाज़ा खोलकर सीधा उस कमरे में लेकर आती हैं और बोलती हैं कि शांति से पीछा छोड़, वरना छुड़वाना हमें भी आता है। अब वो उस कमरे में पूनम है, नॉर्मल पूनम है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। वो हाथ जोड़कर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जीजू से मिलने आई थी, मैं जाऊं। अब यहाँ पता नहीं भाभी को क्या हुआ, उन्होंने कोई और बात ही नहीं करी और कुछ कहा भी नहीं और बस उसे बोल दिया कि ठीक है जा। वो जैसे ही पूजा घर से बाहर निकली और हंस के बोलने लगती है कि तू रोकेगी मुझे अब? मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सुधीर से अलग नहीं होंगी मैं। शादी तो बहुत दूर की बात है जिसके लिए तुम सोच रहे हो, उसे तो मैं ऐसे ले जा सकती हूं। तू सुधीर को बचा पहले। और जैसे ही वो बोल के गई तो सुधीर के पास ना जाने के वो बाहर जाने लगती है। तभी जो सुधीर के मम्मी पापा हैं वो उसे रोक लेते हैं कि बिटिया कुछ खा के जाओ, पहली बार आई हो घर, कुछ खा के जाओ। तो उसे रोक लेते हैं और बात हो रही होती है। वो कमरे में बैठी है और सुनील बहुत ही गुस्से में दरवाजे के पास खड़ा सिर्फ उसे एक नज़र देख रहा होता है। सुधीर के मम्मी पापा पूछते हैं उससे कि आपके घर में कौन कौन है? तो वो बोलती है कि मेरा एक छोटा भाई है, पापा है और हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। सुनील बोलता है क्यों, तुम्हारी मम्मी नहीं रहती तुम्हारे साथ? तो वो बड़े उदास आवाज में बोलती है कि मम्मी का देहांत तो 10 साल पहले हो गया था। आप क्यों मेरी मम्मी के बारे में पूछ रहे हो? अब यहां सुनील की भाभी, सुनील और महेश, इन सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपको ध्यान है ना, मेरठ में ये लड्डू खाकर आए हैं। शायद इनकी मम्मी ने ही तो दिया था, वो जिन्होंने कहा था कि बिटिया अभी तैयार हो रही है। या वो सब एक भ्रम था, वो पूनम ही थी क्या? जानने के लिए आपको आना होगा इसके अगले भाग में, क्योंकि मैं इस भाग को ही कुछ दिन बाद अपलोड करने वाला था एक पूरी स्टोरी के साथ, लेकिन अब इसका एक और पार्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।